This conference will now be recorded. ओके ठीक है। तो नॉर्मली क्या होगा कि लिनक्स के अंदर जितने भी फोल्डर है तो लिनक्स के अंदर उसको बोलते हैं डायरेक्टरी। नॉर्मली शायद आपने सुना भी होगा। तो अब से अगर मैं डायरेक्टरी बोलता हूँ तो समझता है वो फोल्डर ही है। ठीक है, यहाँ पर फाइल्स एंड डायरेक्टरी इस तरह बोलते हैं, यहाँ पर फोल्डर नहीं बोलते लिनक्स के अंदर। नॉर्मली हम फोल्डर बोलेंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट मैं आपको फॉरवर्ड बता रहा हूँ कि नॉर्मली लिनक्स के अंदर उसको डायरेक्टरी बोलते हैं। तो लिनक्स फाइल सिस्टम हियरार्ची, सबसे पहला हमारा टॉपिक ये है कि फाइल सिस्टम हियरार्ची मतलब कि हियरार्ची उसका स्ट्रक्चर। नॉर्मली आपने ये सीसीएनए किया या फिर तो टेक्निकल आप काम कर रहे हो सर्वर के ऊपर भी, तो हियरार्ची का मीनिंग आपको मालूम होगा कि एक के साथ बहुत कुछ अलग अलग कनेक्टेड है, कि उसका मेन जो उसके स्ट्रक्चर इस तरह से वो काम करता है। ठीक है, तो उसके ऊपर सबसे पहला फंडा कि सम इम्पोर्टेंट डायरेक्टरी एंड इट्स वर्क। लिनक्स के अंदर कुछ डायरेक्टरी मतलब कि फोल्डर इंपोर्टेड है, जो अलग अलग उसके काम है, जो आपको जानना जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विंडोज के अंदर जो सी ड्राइव सबसे मेन होता है, उसके अंदर अलग अलग फाइल्स पड़ी होती है। लेकिन नॉर्मली आपको सभी फोल्डर के बारे में मालूम नहीं होगा कि कौन से फोल्डर में किस तरह की फाइल होती है। जस्ट आपको मालूम है विंडोज के अंदर सी ड्राइव के अंदर हमारा पूरा जो विंडोज 7 या 8 या 10 होता है वो इंस्टॉल होता है। एंड उसके अंदर एक विंडोज नाम का फोल्डर भी होता है जहाँ पर सब डायरेक्टरी होती है। हम जो कुछ भी इंस्टॉल करते हैं वो प्रोग्राम फाइल्स में जाता है। ज्यादा सब फोल्डर के बाद हम काम करते आपको मालूम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हमें पूरा लिनक्स डिटेल में सीखना है, इसलिए मैं आपको अलग अलग लिनक्स के पहले क्या बाय डिफॉल्ट कौन से फोल्डर में कौन सी लिनक्स की इंपोर्टेंट फाइल पड़ी होती है वो मैं आपको बता दूं, ताकि आपको मालूम पड़े कि भाई लिनक्स एक्चुअल में किस तरह से काम करता है और कहाँ कहाँ से वो किस तरह से वर्क करता है फाइल्स के अंदर या फोल्डर में। ठीक है, तो सबसे पहला फोल्डर है ये स्लैश बूट। ठीक है, देखो मैं आपको ग्राफिकली बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। प्लेसिस के अंदर जाके कंप्यूटर, तो जैसे ही आप कंप्यूटर खोलोगे, ठीक है, तो आपको बहुत सारी अलग अलग डायरेक्टरी दिखेगी, आपको अलग अलग सिंबल भी दिखेंगे। तो ये तो सिंबल अगर आपने मालूम होगा कि ये सब शॉर्टकट का सिंबल है, कि एक्चुअल में ये फोल्डर कहीं और होगा और यहाँ पर उसका शॉर्टकट बनाया हुआ है। ठीक है, ये तो आपको मालूम है, विंडोज में भी आपको मालूम होगा ये इस तरह आता है। रितेश, यस सर। हाँ। ये ये शॉर्टकट का सिंबल, ये भी शॉर्टकट है। एक्चुअल में ये अलग यस। जगह पे होगा, मैं आपको वो भी डिटेल में ओके। बताऊंगा। और ये भी एक शॉर्टकट है। ठीक है, बाकी ये ओके। जो क्रॉस है मतलब क्या कि उसको ये एक्सेस करने की परमिशन नहीं है, क्योंकि मैं अभी नॉर्मल दूसरे यूजर से लॉगिन हूँ, तो मुझे ये वाला रूट का फोल्डर एक्सेस करने की परमिशन नहीं है। लेकिन बाकी सब फोल्डर में नॉर्मल है, जो ओरिजिनल फोल्डर यहीं पर है और मुझे एक्सेस करने की परमिशन भी है। ठीक है, तो उसमें देखो ओके। सबसे पहले आपको फोल्डर दिख रहा है बूट, फिर देव है, फिर बूट। ईटीसी है, होम है। तो ये सब अलग अलग जो फोल्डर है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल फोल्डर ने हमने राइट क्लिक करके फोल्डर बना दिया उस तरह से, ये ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं। एंड इस फोल्डर का क्या काम है, क्यों ये फोल्डर पहले से दिए हुए हैं, तो वो सब हम आज सीखेंगे सबसे पहले। तो देखो जो स्लैश बूट वाला फोल्डर है वो क्या है, तो फाइल्स विच नीडेड टू बूट और स्टार्ट द लिनक्स। अब इसका नाम काम तो किस तरह आपको नाम से ही मालूम पड़ेगा बूट का मीनिंग क्या है। तो बूटिंग होने के लिए जो हमारा कंप्यूटर जो शुरुआत होती है, स्टार्ट होती है, वो वाला फंडा है। तो जितने भी लिनक्स को स्टार्ट करने की फाइल्स सब होता है वो सब इधर बूट के अंदर होता है। ठीक है, फिर है स्लैश देव। तो जो डेव नाम का फोल्डर ये क्या है, सिंपली डिवाइस का शॉर्ट फॉर्म है। डिवाइस का स्पेलिंग आपको मालूम इस तरह होता है। तो ये डिवाइस का देव रखा है। नॉर्मली देव का मीनिंग आपको अलग हो जाएगा हमारे हिंदी इंग्लिश में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिवाइस जो है उसका शॉर्ट फॉर्म लिया हुआ है। इन शॉर्ट क्या बताना चाहता हूँ कि जितने भी एक्सटर्नल स्टोरेज है, जैसे कि पेन ड्राइव, यूएसबी हार्ड डिस्क या जो कुछ भी है, तो वो सब क्या है, फाइल्स विच हैव एंट्री ऑफ एनी इंटरनल और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, तो वो सब इधर होगी देव के अंदर। डिवाइस के अंदर जितने भी डिवाइस है लाइक प्रिंटर, स्कैनर, इंटरनल हार्ड डिस्क, या फिर आप कीबोर्ड माउस लगाते हो यूएसबी या PS2 वाले, तो जितने भी एक्सटर्नल या इंटरनल डिवाइस है कि जो कनेक्टेड है मदरबोर्ड की बैक पैनल के साथ, अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, इंटरनली कनेक्टेड नहीं, जैसे कि प्रोसेसर भी कनेक्टेड है, रैम भी कनेक्ट, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो स्टोरेज डिवाइस है जैसे वो यूएसबी वाले सब भी, तो वो सब की एंट्री यहाँ पर होगी। तो स्टोरेज डिवाइस में कीबोर्ड माउस भी नहीं आएगा, माय मिस्टेक, कीबोर्ड माउस की एंट्री यहाँ पर नहीं दिखेगी आपको। लेकिन मोस्टली सब जितने भी डिवाइस कनेक्टेड है तो वो सब की एंट्री आपको इस फोल्डर के अंदर दिखेगी। उसके बाद है ईटीसी। तो ईटीसी समझ लो कि हमारा जो सी ड्राइव के अंदर जो विंडोज नाम का फोल्डर यहाँ पर लिखा हुआ है वो वाला फोल्डर, कि जितने भी सिस्टम फाइल्स है जिसके थ्रू विंडो चलता है, मतलब कि विंडोज के सेटिंग है जो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल जो चल रहा है, वो विंडोज शुरू होता है वो तो बूट वाला फोल्डर है यहीं पर, वो यहाँ पर भी सेम है। जो लिनक्स बूट होता है वो बूट वाले फोल्डर के अंदर फाइल्स है, जिससे वो शुरुआत होती है। लेकिन शुरुआत होने के बाद जो उसका मैनेजमेंट करता है, जो उसका कर्नल, मैं सर आपको कर्नल के बारे में बताया होगा, ठीक है, डेमो सेशन में अंदर बताया था। एंड अगर याद है आपको कर्नल के बारे में, रितेश, ब्रिजेश? यस। यस सर। हाँ, ओके। तो वो जो कर्नल का जो फंडा है वो सब यहाँ से वो एक्सेस करता है ईटीसी के अंदर से, क्योंकि मोस्टली सब फाइल इधर होती है।
और उसके अलावा जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, मतलब कि हम जो जिसके अंदर सेटिंग चेंज करेंगे तो लिनक्स का पूरा काम का चेंज हो जाएगा, वो सब फाइल्स भी एटीसी के अंदर होती है। मतलब समझ लो कि अगर आपको पूरा लिनक्स अपने तरह हैंडल करना है, या फिर ऑलरेडी लिनक्स किस तरह से काम कर रहा है, उसके अंदर क्या क्या सेटिंग है, पूरा डिटेल में जानना है, तो आपको ये फोल्डर के अंदर की सभी फाइल के बारे में मालूम होना चाहिए। लेकिन सभी फाइल्स तो हमें मालूम नहीं पड़ सकती, क्योंकि क्या है कि हम अभी जो कोर्स कर रहे हो RHCS है, ठीक है, इसके अंदर एक लेवल तक का नॉलेज है। आप अगर RHCE करोगे, इसके बाद आता है इंजीनियर लेवल, तो उसके अंदर भी आपको यही ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़नी है, लेकिन एडवांस के लिए। जैसे मान लो आप CCNA के अंदर जो राउटर पढ़ते हो, तो ऐसा नहीं CCNP में दूसरे राउटर पढ़ने का आएंगे, लेकिन वही डिवाइस का एडवांस लेवल आता है। तो उसी तरह तो यहाँ पर क्या मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको लिनक्स एडवांस या एक्सपर्ट लेवल का सीखना है, तो आपको ये फोल्डर के बारे में जितनी ज्यादा डिटेल मालूम होगी, मतलब ये फोल्डर के बारे में नहीं, इसके अंदर की जितनी फाइल है वो सब के बारे में, उतना आप लिनक्स के अंदर एक्सपर्ट हो। समझ लो कि लिनक्स किस तरह से क्या काम कर रहा है, वो सब यहाँ इसके अंदर की फाइल में कहीं ना कहीं स्टोर होता है। और हम हमारे कोर्स में भी देखेंगे कि इस फोल्डर के अंदर अलग अलग बहुत सारी फाइल का हम सेटिंग एंड सब चेंज करना देखेंगे, जिसके थ्रू लिनक्स का कामकाज ऊपर नीचे होता रहेगा। ओके, क्लियर? यस सर। ओके, यस ठीक सर। है। उसके बाद ये होम वाला फोल्डर, ठीक है। अब होम वाले फोल्डर का मैंने आपको ऑलरेडी ये भी आपको बता दिया था कि जितने भी यूजर हम बनाते हैं, तो वो यूजर यूजर का बनाया जितना भी हम हुआ डायरेक्टरी। डेटा वो सब इसके अंदर होता है। हम मान लो मैं एबीसी नाम का यूजर बनाता हूँ, तो यहाँ पर क्या होम के अंदर एबीसी नाम का फोल्डर ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो उस तरह से ये होम का काम है कि स्टैंडर्ड यूजर एंड सबका पर्सनल डेटा स्टोर करना है, कि जो यूजर बनने के बाद जो यूजर खुद का डेटा बनाता है वो। उसके बाद रूट है, तो रूट का भी हमने ऑलरेडी कल डिस्कस कर लिया था कि रूट यूजर के जितना भी डेटा है वो सब इधर होगा, और अदर जितने भी यूजर है वो सब का डेटा ये होम के अंदर फोल्डर में बन जाएगा। फिर ये रन, तो ये रनिंग, ये टेम्पररी, एक लास्ट में आएगा वेरिएबल VAR। ये तीन तीन के अंदर कंफ्यूजन हो सकता है, खास ध्यान रखना। मैं आपको पहले ये USR पढ़ा देता हूँ, बाद में ये तीन पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये तीन का आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो पहले USR के बारे में आपको पढ़ा देता हूँ। तो ये USR क्या है, तो कि यूजर का शॉर्ट फॉर्म। नॉर्मली यूजर्स वाला फोल्डर है, वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। लिनक्स खोलता हूँ, नीचे होगा USR, देखो ये रहा। तो ये समझ लो कि यूजर का फोल्डर है। जैसे C ड्राइव के अंदर भी यूजर नाम का फोल्डर आता है, लेकिन वो यूजर नाम के फोल्डर में क्या होता है, सब डेटा होता है। जैसे यहाँ पर होम नाम का फोल्डर है, वो यहाँ पर यूजर का फोल्डर करता है। जैसे मैं आपको C ड्राइव खोलता हूँ, ये C ड्राइव में ये यूजर्स नाम का फोल्डर होता है, और इसके अंदर सभी यूजर का डेटा होता है। जैसे लिनक्स के अंदर क्या होम नाम का फोल्डर करता है, तो ये USR वाला फोल्डर क्या करता है, तो ये USR वाला फोल्डर जो है वो हमारा समझ लो कि आपके प्रोग्राम फाइल्स। जैसे हमारे विंडोज में C ड्राइव में प्रोग्राम फाइल होती है, कि हमने जो कुछ भी फोल्डर नहीं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, एप्लीकेशन डाला, तो उसकी कुछ फाइल्स बन जाती है इंस्टॉल होने के लिए, तो वो सब फाइल कैसे प्रोग्राम फाइल में स्टोर हो जाती है। तो उसी तरह कोई भी यूजर अगर कुछ भी सॉफ्टवेयर डालता है या कोई पैकेज इंस्टॉल करता है, तो वो सब डेटा ये फोल्डर में जाता है। पर्टिकुलर हर एक यूजर का अलग अलग रहेगा। ओके, क्लियर? यस सर। ओके, अब ये तीन चीज में खास ध्यान रखना। रनिंग, टेम्पररी, में तीनों आपको एक साथ समझाता हूँ कि तीनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। एक्चुअल में तो तीनों में टेम्पररी डेटा रहेगा, कि इसी में फिक्स नहीं रहता, चेंज होता रहता है तीनों के अंदर। लेकिन क्या क्या फर्क है, कौन सा फोल्डर क्या डेटा रखता है, खास ध्यान रखना है। तो देखो, जो रनिंग वाला फोल्डर है वो क्या है, रनिंग डेटा सिंस स्टार्ट द कंप्यूटर और USB डिवाइस डेटा। जैसे कि मान लो आपने कंप्यूटर चालू किया, तो उसके बाद जो कुछ भी डेटा आपने चेंजेस किया, या फिर आप रनिंग कर रहे हो, जैसे आपने VLC खोल के मान लो मूवी देखा, या फिर आपने ब्राउजर खोला, या फिर आपने कोई पेन ड्राइव लगाई, USB हार्ड डिस्क लगाई, तो कंप्यूटर चालू होने के बाद जितना भी चेंजेस हुआ है कंप्यूटर के अंदर, वो सबका डेटा इसके अंदर होता है। जैसे आपने ऑलरेडी CCNA किया, तो मैं आपको एग्जांपल दे दूं, 100 रनिंग कॉन्फ़िग करते थे, तो जो रनिंग डेटा आपको दिखता था, वो सब फंडा ये रन वाला फोल्डर स्टोर करता है। फिर TMP जो है वो क्या है, टेम्पररी फाइल्स। तो टेम्पररी फाइल्स का अगेन वो भी कैसा होगा कि रनिंग होते हुए चेंज होता रहेगा, लेकिन कैसा, टेम्पररी डेटा, ठीक है। जैसे कि सिंपल समझ लो कि रनिंग डेटा में तो क्या, हमने जो कुछ भी कंप्यूटर चालू करने में सेटिंग चेंज किया वो सब होगा, लेकिन टेम्पररी फाइल में मे भी कंप्यूटर शुरू हुआ उससे पहले जो लास्ट टाइम चालू था उसका डेटा भी हो सकता है टेम्पररी फाइल में। ऐसा नहीं कि हम रिस्टार्ट करेंगे कंप्यूटर तो टेम्पररी फाइल चली जाएगी। एंड लास्ट है वेरिएबल। VAR जो है वो क्या, वेरिएबल का शॉर्ट फॉर्म है, VAR/var VAR। तो इसके अंदर क्या होता है, तो कि सम डेटा विच आर इंपोर्टेड टू सिस्टम, सिस्टम के लिए कुछ इंपोर्टेड है, तो वो टेम्पररी भी सिस्टम के लिए इंपोर्टेड होता है, ये रनिंग वाला भी सिस्टम के लिए इंपोर्टेड होता है। लेकिन फर्क क्या है, बट इट चेंज रेगुलरली लाइक कुकीज एंड etc। जैसे ब्राउजर के अंदर कुकीज आता है, हमने मान लो यूजर नेम पासवर्ड स्टोर किया, तो वो ब्राउजर में कहीं ना कहीं स्टोर होगा, लेकिन वो फिक्स नहीं है। जैसे हम यूजर नेम पासवर्ड चेंज करेंगे वहां पर चेंज हो जाएगा।
लेकिन जब तक है तब तक इंपोर्टेड है, एंड ये ऑटोमेटिक नहीं जाएगा। जबकि टेम्पररी क्या होता है, ऑटोमेटिक चला जाता है। रनिंग क्या होता है, ऑटोमेटिक चला जाता है। जबकि ये ऑटोमेटिक नहीं जाएगा, लेकिन चेंज होता रहेगा। लेकिन कब, जब हम खुद बैकग्राउंड में जो प्रोसेस चल रही थी उसके लिए जो हमने हमारा डेटा को चेंज किया, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, बैकग्राउंड का एकोकेशन सब चेंज हो जाएगा। तो ये तीनों में कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। सर वेर वाला वापस समझाओ ना एक बार। वेरिएबल, ठीक है। हाँ देखो, इसमें क्या होता हाँ, है वेरिएबल। कि जैसे कि मान लो मैंने अभी कंप्यूटर चालू किया, ठीक है। अब कंप्यूटर चालू करने के बाद मैंने मान लो कि एक सॉफ्टवेयर रन किया, जैसे कोई भी, मान लो कि मैंने VLC खोला या फिर अभी गोटो मीटिंग खोला या फिर कोई ब्राउजर खोला, तो क्या होगा, उसका डेटा बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं चल रहा होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो यहाँ पर होगा रनिंग में। अगर कोई भी मैंने फोल्डर खोला तो वो रनिंग में होगा, ठीक है। लेकिन मान लो उस फोल्डर के अंदर के सेटिंग्स, उस फोल्डर के अंदर के सेटिंग्स क्या होंगे, वो सेटिंग्स तो वो फोल्डर, सॉरी नॉट फोल्डर, वो सॉफ्टवेयर खुद अपने अंदर रखता होगा। लेकिन वो सेटिंग भी कैसे चेंज होते रहते हैं। तो वो सब सेटिंग एंड जो इंपोर्टेड फाइल्स होती है वो सब ये वेरिएबल में होती है। जैसे कि मैं सॉफ्टवेयर बंद करूंगा तो चली जाएगी, लेकिन रनिंग में रहेगी, ठीक है। सॉफ्टवेयर चलने की कैश मेमोरी की बात कर रहा हूँ, तो कैश मेमोरी ये रनिंग में होगी, लेकिन सॉफ्टवेयर के सेटिंग सब ये वेरिएबल में चले जाएंगे। एंड नेक्स्ट टाइम जब कभी भी मैं वो सॉफ्टवेयर रन करूंगा तो उसके जो सेटिंग है वो फिर से मुझे दिखाई देंगे। वो हाँ चेंज हो सकते हैं, लेकिन जब हम सेटिंग चेंज करेंगे तब ऑटोमेटिक नहीं। जबकि ये रनिंग वाला एंड टेम्परेरी वाला कैसा है, ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। क्लियर? कभी भी कुछ डाउट है? यस सर, क्लियर क्लियर है कुछ सर। भी डाउट है तो ठीक है। नहीं सर, अभी हो गया। तो हाँ। ठीक है, ओके। अब दूसरा इंपॉर्टेंट फंडा है एब्सोल्यूट पाथ एंड रिलेटिव पाथ लिनक्स के लिए, ठीक है। अब अगर आपने नोटिस किया थोड़ा बहुत अपने लिनक्स यूज किया है तो आपको स्लैश एन सब कुछ मालूम होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ से राइट क्लिक करके टर्मिनल ओपन करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर मैं, मुझे कहीं पर जाना है मान लो, तो उसके लिए कमांड है CD। कोई भी मुझे डायरेक्टरी चेंज करनी है तो CD कमांड है। तो सबसे पहले मैं LS करके देख लेता हूँ लिस्ट क्या क्या है। तो यहाँ पर इतने सारे अलग अलग फोल्डर्स है, जैसे जितने भी ब्लू कलर के दिखे वो सब फोल्डर है। अब मान लो मुझे डेस्कटॉप में जाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा CD और डेस्कटॉप, तो मैं डेस्कटॉप में चला जाऊंगा, ठीक है। लेकिन अब मान लो कि हर एक यूजर में ये सब होगा, जितने भी यूजर होंगे वो सब यूजर का डेस्कटॉप होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो अभी मैं यहाँ से आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि सब यूजर को सब डेटा एक्सेस करने की परमिशन नहीं, इसलिए मैं आपको रूट में जाके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ से अभी ग्राफिकली लॉग आउट करता हूँ, बाद में तो मैं आपको कमांड वाला सब दिखा दूंगा कैसे एक टर्मिनल के अंदर बैठे बैठे ही आप यूजर के अंदर स्विच कर सकते हो। लेकिन अभी हमारा स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है, तो मैं आपको ग्राफिकली लॉग आउट करके रूट में लॉग इन होकर दिखाता हूँ। नॉट लिस्टेड, यूजर नेम रूट एंड पासवर्ड उसका है रेड हैट। ओके, लॉगिन हो गया है। मैं अभी टर्मिनल खोल रहा हूँ, राइट क्लिक करके सिंपल, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब देखो, अगर यहाँ से मैं बात करूँ, मैं सब कुछ CD करके स्लैश दबाता हूँ तो सबसे मेन डायरेक्टरी आ जाएगी। अगर मैं यहाँ प्लेसेस में जाके अगर कंप्यूटर पे भी क्लिक करूंगा तो सबसे पहला जो ये डायरेक्टरी आपको दिख रही है उसका पाथ आपको इधर दिख रहा है। यहाँ पर आपको कहीं पर वो पाथ नहीं दिख रहा कि स्लैश है कि क्या है, यहाँ पर देखो। लेकिन नीचे जो डायरेक्ट आपको दिख रही है यहाँ ओपन विंडोज, जैसे विंडोज में भी नीचे इधर अलग ओपन होते हैं इस तरह यहाँ दिख रहा है, तो ये स्लैश है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला स्लैश है वो क्या, जैसे हम नॉर्मली पाथ के अंदर लिखते हैं स्लैश या फिर HTTPS में स्लैश स्लैश करते हैं, उस तरह से एक स्पेशल कैरेक्टर नहीं है। ये स्लैश खुद एक डायरेक्टरी का नाम है, ठीक है। एंड उसके बाद ये जो है बूट या डिवाइस या कोई भी फोल्डर में हमें जाना हो तो वो स्लैश के अंदर है। अगर मान लो मुझे यहाँ से बूट नाम के फोल्डर में जाना है तो मैं CD और बूट लिखूंगा तो मैं बूट के अंदर आ गया, ठीक है। एंड अब मुझे मान लो जाना है कहाँ पर, के स्लैश के अंदर, ये डिवाइस नाम का जो फोल्डर था DEV उसके अंदर जाना है। तो अगर मैं यहाँ से करूंगा CD और देव, तो मुझे मना करेगा कि देव नाम का नहीं है, क्योंकि मैं एक्चुअल में कहाँ पर हूँ, मैं एक्चुअल में बूट के अंदर हूँ। और अगर यहाँ पर मैं LS करूंगा तो यहाँ पर अलग अलग बहुत सारी फाइल्स है, यहाँ पर कोई फोल्डर नहीं है देव नाम का। देव नाम का फोल्डर कहाँ है, उससे बाहर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर समझाना क्या चाहता हूँ मेन चीज, कि ये जो पाथ है ये DEV, ये क्या हो गया, ये एक सिंपल एक नाम हो गया फोल्डर का। एंड वो वहीं पर ढूंढेगा कि जहां पर मेरा खुद का लोकेशन है, वो कहीं और नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन अगर मान लो मुझे उसका पूरा एग्जैक्ट पाथ देना है कि क्या CD और स्लैश है, स्लैश के अंदर देव है, तो मैं सीधा चला जाऊंगा, देखो देव में,
तो यहाँ पर मैं मेन चीज ये बताना चाहता हूँ सिंपल, कि अगर कोई भी पाथ स्लेश से शुरू हो रहा है तो वो स्लेश से जो शुरू हो रहा है उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट पाथ। क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट पाथ। कि उसका क्या एक यूनिक पाथ है। जैसे मैं अगर सिंपल मान लो बताओ कि अभी यहाँ पर मैं चांदखेड़ा के अंदर बैठा हूँ, ठीक है, मेरे घर में सिंपल, एंड मान लो कि मुझे यहाँ से जाना है, मान लो एग्जाम्पल देख नवरंगपुरा, एग्जाम्पल देख, ठीक है, एक एरिया का नाम दे रहा हूँ सिंपल, आपने भी शायद देखा होगा, और आप अपनी जगह से बैठ रहे हो और वहां से अगर आप नवरंगपुरा का सर्च करते हो तो गूगल मैप में दोनों सेम दिखेगा। आप यहाँ मैं कहीं पर भी बैठे बैठे नवरंगपुरा लिखूं तो मुझे एक उसकी क्या एक एब्सोल्यूट पाथ मिलेगा, भाई नवरंगपुरा इधर है। लेकिन मान लो आप अपने घर बैठे बैठे एक डायरेक्शन लेते हो और मैं मेरे घर में बैठे डायरेक्शन ढूंढता हूँ, तो दोनों का पाथ अलग अलग आएगा। आपके वहां से नवरंगपुरा जाने का रास्ता अलग होगा, मेरे वहां से नवरंगपुरा जाने का रास्ता अलग होगा। फंडा समझ में आ रहा है रितेश? यस सर। हाँ। तो मेन चीज ये क्या है कि रिलेटिव पाथ मतलब क्या है, कि जो मैंने आपको डायरेक्शन का एग्जांपल दिया वो कि आप अपनी जगह से डायरेक्शन ढूंढते हो, मेरी जगह से डायरेक्शन ढूंढते हो, तो दोनों का क्या होगा, रिलेटिव पाथ डिफरेंट होगा, डिफरेंट डिफरेंट। जबकि एब्सोल्यूट पाथ क्या होगा, वो सेम होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने कहीं पर भी जाके, मैं कोई भी फोल्डर में जाके अगर मैं ये स्लेश वाला पाथ लिखूंगा, मतलब क्या कि शुरुआत हो रही है कि सबसे पहला फोल्डर तो स्लेश है और स्लेश के अंदर देव है, तो मैं कहीं पर भी जाके ये ना पाथ दूंगा तो आ जाएगा। उसी तरह मान लो मैं ये रूट में जाता हूँ, रूट के अंदर देखो यहाँ पर डेस्कटॉप है, तो मुझे रूट वाले डेस्कटॉप में आना है, तो मैं इस तरह लिखूंगा इधर cd स्लेश के अंदर रूट और रूट के अंदर डेस्कटॉप। तो मैं डेस्कटॉप में आ गया, देखो तो यहाँ पर मुझे डेस्कटॉप दिखा रहा है। एंड अगर मुझे एक्चुअल में जानना है कि मेरी लोकेशन क्या है, तो pwd कमांड है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी उसका पूरा नाम होगा, उसका यूज होगा, तो भाई आप इधर हो। ठीक है। एंड यहाँ पर तो आपको सिर्फ डेस्कटॉप ही दिखाएगा। एंड अब अगर मान लो मुझे दूसरे यूजर का डेस्कटॉप में जाना है, जैसे मैं यहाँ ग्राफिकल आपको दिखा, तो बाहर आया एंड ये होम के अंदर दूसरे यूजर का डेटा होता है, तो होम के अंदर गया एंड ये मान लो कि एनजी नाम का यूजर है, उसके अंदर गया एंड उसका यहाँ पर देखो दिख रहा है डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप है, तो मैं उसका पूरा पाथ दूंगा, उसका पूरा पाथ, जैसे कि cd स्लेश के अंदर होम, होम के अंदर एनजी और एनजी के अंदर डेस्कटॉप, डेस्कटॉप का डी कैपिटल, लिनक्स पूरा क्या केस सेंसिटिव है तो कैपिटल स्मॉल ध्यान रखना। तो देखो तो यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं हुआ, यहाँ पर तो आपको डेस्कटॉप ही दिखा, क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली तो आप डेस्कटॉप की डायरेक्टरी में ही हो। और ये तो क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है रिलेटिव पाथ, कि एग्जैक्टली कौन सा डेस्कटॉप आई डोंट नो। तो जब आप पीडब्ल्यूडी करोगे आपको पूरा पाथ दिखेगा, भाई आप कहाँ पर हो, तो क्या आप होम के अंदर एनजी के अंदर डेस्कटॉप में हो। तो ये आपको खास ध्यान रखना है। जैसे ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है कि एक ही एरिया, दो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एरिया के अंदर सेम नाम की बिल्डिंग हो, तो फिर आपको क्या उसको पूरा एड्रेस जानना पड़ेगा, भाई कौन से एरिया की बिल्डिंग की बात कर, भाई अहमदाबाद के अंदर कौन सा एरिया, कौन सा एरिया का कौन सा रोड, या उसके अंदर कौन सी सोसाइटी, तो आपको मालूम पड़े भाई कौन सी जो सोसाइटी, मेरी वाली क्या दूसरी वाली। आ रहा है समझ में रितेश? यस सर। कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा? नहीं नहीं सर, एकदम डन। ओके ठीक है। तो मेन फंडा ये है कि अभी मैं डेस्कटॉप में हूँ, ठीक है। अब मान लो मैं एक स्टेप बाहर आता हूँ, तो मुझे मान लो एक स्टेप बाहर आना है, ठीक है, तो उसके लिए कमांड है cd डॉट डॉट। तो वो क्या होता है, ये डॉट डॉट का मीनिंग होता है वो पेरेंट डायरेक्टरी में जाता है। मतलब कि अगर मैं डेस्कटॉप में हूँ तो डेस्कटॉप पे पेरेंट डायरेक्टरी कौन थी, मतलब डेस्कटॉप कौन से फोल्डर के अंदर है, तो एनजी नाम के अंदर, तो मैं ऑटोमेटिक एनजी नाम के फोल्डर में आ जाऊँ। देखो मेरा पास हो गया एनजी डेस्कटॉप डेक। एंड अब अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा cd डेस्कटॉप, cd डेस्कटॉप, तो मैं डेस्कटॉप में आ गया वापस। लेकिन मान लो मैं वापस बाहर आता हूँ एंड मैं मुझे जाना है रूट के डेस्कटॉप में, रूट वाले फोल्डर के डेस्कटॉप, तो मैं यहाँ पर cd ओनली डेस्कटॉप लिखूंगा तो वो मुझे तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, वो एनजी वाले यूजर के डेस्कटॉप में ही लेके जाएगा, मुझे रूट वाले के लेके नहीं जाएगा। तो मुझे लिखना है कोई दूसरा वाला डेस्कटॉप, ये नहीं, तो मुझे पूरा पाथ लिखना पड़ेगा कि cd स्लेश के अंदर रूट और रूट के अंदर जो डेस्कटॉप है वो, तो मैं ऑटोमेटिक क्या रूट वाले डेस्कटॉप में जाऊंगा। तो ये सब एक पाथ की थोड़ी बहुत अब स्ट्रेटजी है जो आपको समझनी पड़ेगी। वैसे तो नॉर्मल है, लेकिन मेन आपको ये दोनों का डिफरेंस समझना है। रिलेटिव पाथ मतलब क्या, कि आप जिस फोल्डर में बैठे हो वो वहां से उसके रिगार्डिंग ही ढूंढेगा, पूरे आपकी हार्ड डिस्क में नहीं। एंड जब अगर आप एब्सोल्यूट पाथ लिखते हो तो फिर आप कहीं पर भी बैठे हो, आपकी लोकेशन मैटर नहीं करती, वो स्टार्टिंग से लेके पूरा पाथ देखते हुए अपने आप को फोल्डर में ले जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर मैं ये टॉपिक फिनिश करता हूँ, नया शुरू करते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। नहीं सर। ओके ठीक है। दोनों का मैं लिनक्स पाथ पे का जो, काम करता हूँ, थोड़ा सा आइडिया है सर मेरे को। ओके ठीक है कोई बात नहीं।
ठीक है। मेन चीज इसमें डिफरेंस क्या है कि विच पाथ है ओनली स्टार्टिंग विथ डायरेक्टरी नेम, डायरेक्ट अगर नाम से शुरू होता है, स्लैश बेस नहीं आता, तो वो क्या है, वो यूनिक नहीं है, वो डायरेक्ट हम नाम दे रहे हैं तो डायरेक्ट वहीं से ढूंढेगा खुद के फोल्डर के अंदर, वो हो गया रिलेटिव पाथ। एंड जो स्लैश से शुरू हो रहा है मेनली, तो वो क्या होता है, वो होगा आपका पूरा एब्सोल्यूट पाथ। अब पाथ के अंदर नेविगेट करने का थोड़ा बहुत फंडा, ये आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, आपको मालूम होगा, थोड़ा बहुत डिटेल में सिर्फ फटाफट बता देता हूँ आपको। पीडब्ल्यूडी ऑलरेडी हमने यूज कर लिया क्या, खुद का पाथ देखने के लिए, सीडी चेंज डायरेक्टरी एक फोल्डर के अंदर दूसरे फोल्डर के जाने के लिए, ये भी आपको प्रैक्टिकल करके बता दिया। एलएस तो लिस्ट देखती है, ये भी हमने देख लिया है। फिर अगर आपको लिस्ट डिटेल में देखनी है तो LS-L कि जो आपको क्या डिटेल दिखाएगा, टू शो द लिस्ट डिटेल, लाइक लॉन्ग लिस्ट कैसी है, परमिशन उसकी है कि नहीं, साइज कैसी है। तो देखो सिंपल, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। एंड अगर यहाँ से मैं अगर एलएस करूंगा तो आपको इतने फोल्डर एंड फाइल दिख रहा है, जो ब्लू है वो फोल्डर है, ग्रीन है वो फाइल है। लेकिन ये फाइल कब बनी थी, इसका ओनर कौन है, कौन से यूजर की ये फाइल है, सब अगर डिटेल देखनी है तो LS-L। तो देखो आपको ये जो सिंगल जो नाम थे वो आपको क्या वर्टिकली आ जाएंगे इधर एक एक लाइन में, और वो जितने भी नाम है उसके आगे क्या उसकी डिटेल है, ये उसकी परमिशन दिखा रहा है, क्या परमिशन है कैसे हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले एडवांस लेवल में। अभी के लिए सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये परमिशन इधर है RWX रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। फिर ये उसका यूजर का ऑनर का नाम है, ये उसके ग्रुप का ऑनर का नाम, ये जो उसकी साइज दिखाता है कि इतनी साइज के अंदर डेटा है। फिर ये जो दिखाता है उसकी डेट एंड मंथ कि कब बना था, एंड ये उसका डेट एंड टाइम। एवरी टाइम आपको बना हुआ नहीं दिखाएगा, मॉडिफाइड जो कि वो भी दिखाएगा, लास्ट मॉडिफाई कब हुआ था वो डेट एंड टाइम इधर दिखाएगा, एंड लास्ट में नाम। ठीक है। फिर उसके बाद LS-A। अब मान लो बहुत सारे हिडन फोल्डर भी होते हैं लिनक्स के अंदर, वो आपको अगर देखने हैं तो उसके लिए फंडा है LS-A। ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको देखो LS दिखा था, LS से इतनी दिख रहा था, लेकिन LS-A करूंगा तो ऑल, ए का मतलब क्या है ऑल। इससे क्या होगा, आपको दो फोल्डर एक्स्ट्रा दिखेंगे, देखो डॉट एंड डबल डॉट। और ये डॉट एंड डबल डॉट का यूज क्या है तो समझो खास, यहाँ पर मैंने अलग से लिखा हुआ है। ठीक है। डॉट इज इंडिकेटिंग द एब्सोल्यूट पाथ ऑफ ऑन डायरेक्टरी, खुद की डायरेक्टरी का एब्सोल्यूट पाथ वो इंडिकेट करता है। मतलब क्या कि जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर डेस्कटॉप में हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पर डॉट का मीनिंग क्या होगा, तो इसका पूरा पाथ, कौन सा पाथ, जो मैं PWD में दिखता है एब्सोल्यूट पाथ की रूट एंड डेस्कटॉप। और इसी वजह से क्या होगा कि आप डेस्कटॉप में अंदर रहते हो। और डबल डॉट का मीनिंग क्या है, तो उसकी पेरेंट डायरेक्टरी, डबल डॉट इंडिकेटिंग एब्सोल्यूट पाथ ऑफ इट्स पेरेंट डायरेक्टरी, तो खुद का जो फोल्डर है उसकी पेरेंट डायरेक्टरी का पाथ, तो इसकी पेरेंट डायरेक्टरी का पाथ क्या होगा, रूट स्लैश रूट, ये वाला पाथ डबल डॉट में होता है। एंड इसीलिए जब आप CD डबल डॉट करते हो तो एक्चुअल में क्या डबल डॉट ये कमांड नहीं है, लेकिन डबल डॉट बैकग्राउंड में क्या करता है, ये एक हिडन फोल्डर है, और वो क्या है, हिडन फोल्डर का पाथ क्या है, तो उसकी पेरेंट है स्लैश रूट। तो वो एक्चुअल में क्या, एक्चुअल में आपका मीनिंग ये होगा कि आप CD करके स्लैश रूट में जाते हो। पर हर एक फोल्डर में ऐसा होता है कि डबल डॉट नाम का फोल्डर होगा। जैसे मान लो अभी मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाऊं डेस्कटॉप के अंदर, फोल्डर बनाने का कमांड है mkdir, मैं एक डायरेक्टरी और एक मान लो मैं एक ABC नाम का फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है। एंड अगर मैं LS करूंगा तो आपको दिख रहा है, देखो एक ABC नाम का ब्लू कलर का नाम आ गया, मतलब फोल्डर है। एंड मैं CD करके इसके अंदर जाता हूँ ABC के अंदर, एंड यहाँ पर अगर मैं लिस्ट देखूंगा तो खाली होगा, कुछ भी नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर मैं LS-A करूंगा तो मुझे वो दो फोल्डर दिखाएंगे, डॉट एंड डबल डॉट। तो ये हर एक फोल्डर में ऑटोमेटिक बन जाते हैं। और इसका मेन काम क्या है, तो क्या जब आप CD डबल डॉट करो तो CD डबल डॉट एक्चुअल में डबल डॉट कोई कमांड नहीं है, एक्चुअल में वो डबल डॉट के अंदर क्या है, खुद की पेरेंट डायरेक्टरी का पाथ। तो जो आपको मैन्युअली पूरा पाथ ना लिखना पड़े और आपको अपने फोल्डर से बैक साइड जाना है, तो आप सिंपल डबल डॉट लिख के आ सकते हो। एंड जो डॉट है, डॉट के अंदर क्या खुद का पाथ होता है। ठीक है। डॉट का यूज मैं आपको अभी नहीं बता सकता, हम कॉपी पेस्ट करेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा तो आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है। फिर उसी तरह LS-R, ये कैपिटल आर क्या रिकर्सिवली काम करता है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ से पहले बाहर निकल जाता हूँ, मैं डेस्कटॉप में यहाँ से भी मैं बाहर निकल जाता हूँ। ठीक है। तो मैं रूट की टिल्ड, मतलब मैं क्या हूँ, मैं PWD करूंगा तो मैं एग्जैक्टली स्लैश रूट के अंदर हूँ। एंड अब अगर मैं यहाँ से मान लो मैं सिंपल LS करूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, यहाँ पर जितनी लिस्ट है वो दिखेगी। लेकिन मान लो अगर मैं ये फोल्डर में होता डाउनलोड या डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के अंदर LS चलाता तो क्या होता, उसके अंदर की लिस्ट दिखनी। तो मतलब क्या रिकर्सिवली मैं एक कमांड जो चला रहा हूँ, तो अगर उसके अंदर दूसरे भी फाइल्स एंड फोल्डर है तो उसके ऊपर भी वो कमांड अप्लाई हो जाए और मुझे पूरी
पूरी लिस्ट देखनी है कि मेरा वो फोल्डर है उसके अंदर कितने फोल्डर है, और उस फोल्डर के अंदर भी दूसरे कितने फोल्डर है, उसके अंदर कोई फोल्डर है कि नहीं, पूरा पाथ। जैसे विंडोज के अंदर ट्री कमांड आता है कि पूरी आपको स्ट्रक्चर दिखा देता है, तो उस तरह ये ls डैश कैपिटल R से होगा। तो देखो एक्चुअल में हमने रूट के अंदर किया तो ये बहुत लंबा जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने ls डैश R चलाया तो पहले तो आपको दिक्कत है भाई जो आपका फोल्डर जहाँ पर खड़े हो वहां पर इतने फाइल्स एंड फोल्डर है, एंड फिर वो हर एक एक फोल्डर की बारी लेगा। तो बेटा देखो डेस्कटॉप के अंदर क्या है, तो डेस्कटॉप के अंदर इतने सारे फोल्डर है, एंड फिर ये सब फोल्डर की बारी लेगा एबीसी। तो डेस्कटॉप के अंदर जो एबीसी है वो खाली है, अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले। फिर डेस्कटॉप के अंदर जो D1 है तो उसके अंदर ये सब फोल्डर है, तो अगर ये फोल्डर मिले तो अगेन इसकी बारी लेगा 3 PM। तो डेस्कटॉप के अंदर D1 के अंदर 3 PM तो खाली है, और डेस्कटॉप के अंदर न्यू D1 भी खाली है। फिर D2 की बारी, यहाँ पर ये पूरा फंडा खत्म हो गया D1 का, तो यहाँ पर आ जाएगा D2 की बारी। तो D2 दिखाएगा, D2 के अंदर ये फोल्डर है और सब इस तरह का पूरा डिटेल आपको दिखाएगा। तो यहाँ पर सब बेसिक फंडे पाथ के खत्म होते हैं। इसके अंदर आपको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। नो सर। ओके, अब छोटी छोटी 3 चीजें बाकी है जो आपको डिफरेंस समझना है। ऑलरेडी हमने ये तो यूज कर लिया CD डबल डॉट कि पेरेंट डायरेक्टरी में जाता है। ये दोनों चीज आपको समझनी है कि अगर आप लिनक्स के अंदर कहीं पर भी हो, जैसे कि मान लो मैं CD करके डेस्कटॉप में चला जाता हूँ और डेस्कटॉप के अंदर एक फोल्डर हमने जो अभी बनाया एबीसी, उसके अंदर चला जाता हूँ। इंस्टेड में कहीं पर भी हो और मुझे क्या करना है, होम डायरेक्टरी में आना है, तो CD टिल दबाऊंगा। टिल का मीनिंग ऑलरेडी है क्या कि खुद का जो भी यूजर है उस यूजर की होम डायरेक्टरी में आपको ले जाएगा। देखो मैं ऑटोमेटिक रूट के अंदर क्या आ गया, टिल के अंदर आ गया, मैं कहीं पर भी होऊंगा तो टिल ये स्टोर करता है। और लास्ट है एक CD डैश माइनस, तो ये क्या करता है, प्रीवियस वर्किंग डायरेक्टरी में ले जाता है। मतलब कैसे, तो देखो अभी मैं कहाँ पर हूँ, टिल के अंदर हूँ, उससे पहले मैं कहाँ पर था, डेस्कटॉप के अंदर एबीसी में था। अब मुझे नॉर्मली जाना हो तो मुझे क्या फिर से पाथ लिखना पड़ेगा, लेकिन मान लो मैं लास्ट टाइम वहीं पर था। इंसर्ट मुझे क्या, जैसे हम ग्राफिकली विंडोज के अंदर जैसे काम करते तो अल्टर टैब नहीं दबाते कि यहाँ पर था, अब दूसरी बार मैं कहाँ पर दूसरी जगह चला गया, वापस मैं इधर आ गया। इस तरह जैसे हम कैसे दो अलग अलग विंडोज या डायरेक्टरी में स्विच करते रहते, तो इस तरह ये करेगा। जैसे CD डैश किया तो मैं वापस एबीसी में चला गया, CD डैश करूंगा मैं वापस फील्ड में आ गया, वापस CD डैश किया मैं वापस एबीसी में चला गया। तो इस तरह फटाफट मुझे अगर दो डायरेक्टरी के बीच में काम करना है तो मैं CD डैश का यूज कर सकता हूँ। दो डायरेक्टरी के बीच में अगर मुझे स्विच करना है फटाफट, जैसे कॉपी पेस्ट के अंदर ये फंडा ज्यादा काम लगेगा। हम नॉर्मली करते हैं कि एक फोल्डर विंडो खोला, वहां पर सिलेक्ट किया, कॉपी किया, फिर दूसरी विंडो में जाके पेस्ट कर दिया। इस तरह ये सब फंडे काम लगते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते फटाफट, छोटे मोटे फंडे हैं। ठीक है, फिर mkdir ऑलरेडी हमने पढ़ लिया कि डायरेक्टरी बनाता है। टच टच कमांड से एम्प्टी फाइल बनती है, जैसे हमने कल देखा था केट कमांड। तो केट कमांड से क्या होता है, सिर्फ कैरेक्टर दिखता है, लेकिन केट ग्रेटर देन करेंगे तो हम फाइल के अंदर लिखने चले जाएंगे, ऑटोमेटिक लिख जाएगा। सिंगल ग्रेटर देन फिर से दबाएंगे तो क्या होगा, फाइल को रिप्लेस कर देगा, मतलब पुराना डेटा चला जाएगा। एंड अगर पुराना रखना है तो हम डबल ग्रेटर देन यूज करते थे, और कुछ उसके फंडे सब देखे थे, एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे थे डिटेल में। तो उसी तरह मान लो मुझे खाली फाइल बनानी है, मुझे फाइल के अंदर कुछ लिखना नहीं है, एक सिर्फ एम्प्टी फाइल बना के रख देनी है, तो उसके लिए फंडा है टच। टच करो मतलब टच लिखो और उसके बाद फाइल का नाम लिख दो, जैसे कि मान लो मैं लिख रहा हूँ file1। तो देखो कमांड रन हो गया विदाउट एनी एरर। अगर आप ls करोगे तो आपको दिखेगा भाई इधर कोई file1 नाम की फाइल आ गई है, ब्लैक कलर है मतलब फाइल है। अगर मैं mkdir करूंगा mkdir n123 तो फोल्डर बनेगा। फिर से ls करो तो देखो 123 ब्लू कलर दिख रहा है क्योंकि वो फोल्डर है एंड ये फाइल्स है। तो इस तरह आप फाइल एंड फोल्डर बना सकते हो, लेकिन टच कमांड से जो फाइल बने वो क्या होगी, एम्प्टी होगी, मतलब सिर्फ फाइल बन गई। आपको कुछ लिखना है तो आप बाद में लिखने जा सकते हो, जैसे कि मुझे लिखना है, मैं केट का यूज करूंगा, केट ग्रेटर देन file1 एंड आपको कुछ भी लिख सकते हो, जैसे लिख सकते हो टुडे इज सेशन 2 एंड कंट्रोल सी करके बाहर आ जाओ। इसके पूरे फंडे एडवांटेज हमने देखे थे। ठीक है, तो इस तरह आप लिख सकते हो, ऐसा कोई फंडा नहीं, और ये सब सिंपल है बेसिक फंडा। अब बातें थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट में और डिलीट करने में, नॉर्मली फंडा है बेसिक, ये भी फंडा ऑलरेडी आपने यूज किया हो तो आपको इजी लगेगा, वरना ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट तो है ही, फाइल के अंदर ओएस को यूज करना है तो। अब मैं वापस सिंपली CD डॉट डॉट करके बाहर आ जाता हूँ डेस्कटॉप में, एंड यहाँ पर मैं ls चलाता हूँ, तो इतने फाइल्स एंड फोल्डर है। ठीक है, अब मान लो कि मुझे R1 के अंदर क्या चीज है मुझे देखनी है, तो मैं क्या करूंगा, केट एंड R1
तो देखो R1 के अंदर क्या है, फर्स्ट में 2020 10 AM ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब मान लो कि मुझे इस फाइल को कॉपी करना है, तो सिंपल कमांड है cp, कॉपी किया, स्पेलिंग में से cp ले लिया है, फिर आपका सोर्स का नाम लिखो, मतलब कि भाई R1 मुझे यहाँ से डेटा कॉपी करना है, और कहाँ पर, तो दूसरी फाइल का नाम लिख दो। मतलब कि मुझे क्या करना है, ये फाइल को कॉपी करके ये एबीसी के अंदर डालना है जो हमने अभी बनाया। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा एबीसी, कमांड रन हो गया, कुछ भी एरर नहीं आई, ठीक है। मैं cd करके एबीसी के अंदर जाके देखता हूँ, एबीसी एंड ls, देखो यहाँ पर आपको R1 दिखेगी। अगर मैं फिर से करूंगा केट R1 तो मुझे वो सब डेटा सब दिखेगा। मैं बाहर चला जाता हूँ cd डॉट डॉट करके, यहाँ पर ls करता हूँ तो यहाँ पर भी R1 तो है ही, एंड फिर से मैं यहाँ पर केट R1 दबाऊंगा तो मुझे यहाँ पर भी डेटा दिखेगा। तो ये फाइल्स कॉपी हो गई। उसी तरह मान लो आपको फाइल को मूव करना है तो mv कमांड है मूव। जैसे मान लो मुझे R2 को मूव करना है तो क्या, सोर्स लिखो भाई R2 टारगेट हमारा है, और कहाँ पर, तो एबीसी के अंदर डालना है। तो अब मैं यहाँ पर ls करूंगा तो यहाँ से R2 गायब हो गया, जबकि कॉपी किया तब रहा था। एंड cd करके मैं अगर एबीसी में जाता हूँ एंड यहाँ पर ls करता हूँ तो वो R2 आपको यहाँ पर दिखेगा। तो इस तरह मूव हो जाएगा, ठीक है। वापस बाहर आ जाता हूँ। अब फोल्डर के बारे में देख लेते हैं, अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ls। अब मान लो कि मुझे क्या करना है, ये D5 जो फोल्डर है वो D5 फोल्डर को ये D1 के अंदर डालना है। तो अगर मैं फिर से cp लिखूंगा D5 एंड उसको डालना है D1 में, तो यहाँ पर मुझे एरर दिखेगी। क्या दिखा रहा है, तो देखो cp क्या है, ओमिटिंग डायरेक्टरी D5, मतलब ये बताना चाहता है कि जो cp कमांड है वो डायरेक्टरी के लिए काम नहीं करता, कि अगर D5 नाम की कोई फाइल होती तो मैं कॉपी कर लेता, लेकिन डायरेक्टरी में कॉपी नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए आपको ऑप्शन यूज करना है cp-r, -r ऑप्शन आपको यूज करना है जिसके थ्रू फोल्डर कॉपी होता है। फिर आप लिखो D5 मुझे कॉपी करना है, और कहाँ पर, D1 में। तो देखो मेरा रन हो गया। अगर मैं यहाँ पर ls करता हूँ तो D5 यहाँ पर है, लेकिन अगर मैं cd करके D1 के अंदर जाता हूँ एंड यहाँ पर ls करता हूँ तो यहाँ पर भी आपको D5 दिखेगा, ठीक है। एंड पहले से पड़ा है या अभी का है, तो आप ls-l करके देख सकते हो, आपको डेट एंड टाइम दिख जाएगा, ठीक है। देखो आपका क्या दिख रहा है, 27 में अभी का टाइम दिख रहा है, और 20 और 18 में 15 मिनट, मतलब ये कॉपी होकर अभी आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह आप कॉपी कर सकते हो। अब फोल्डर को मूव करने के बारे में बाहर चला जाता हूँ, यहाँ पर ls। अब मान लो कि मुझे जो D4 है वो D4 को मुझे यहाँ पर मूव करना है। तो मूव करने के लिए पहले मैं आपको एक डिटेल बता दूं कि जो बैकग्राउंड में होती है, जो नॉर्मली आप सबने नोटिस किया हो या ना किया हो, आपने ऑलरेडी यूज किया है लेकिन आपने नोटिस किया ना किया हो, बैकग्राउंड की टेक्निक। जैसे मैंने आपको बताया कि हर बार आपको मेरे टॉपिक में कुछ ना कुछ लाइव एक्सपेरिमेंट वाला फंडा दिखेगा। नॉर्मली दूसरे ओनली मैं आपको बुक का नॉलेज नहीं दूंगा, अलग अलग बहुत सारे फंडे बताऊंगा। तो मैं यहाँ पर पहले ls-l कमांड चलाता हूँ और देखता हूँ। देखो D4 कब बना हुआ है, तो D4 बना था 16 मई को, मई 16 और 9:33। D5 कब बना था, वो भी 16 मई को बना था, 9:38। लेकिन जब मैंने कॉपी किया तो यहाँ पर आपको मालूम कि D5 फोल्डर अभी के अभी कॉपी होके आया हुआ है, आपको अभी का टाइम देखा। एंड अब जब मैं मूव करता हूँ mv, क्या मूव करना है, D4, यहाँ पर आप टाइम देख सकते हो, क्या 16 मई का था, एंड मैं मूव करके उसको डाल रहा हूँ D1 में। तो यहाँ पर ls करूंगा तो यहाँ पर आपको D4 नहीं दिखेगा। मैं cd करके D1 में जाता हूँ एंड यहाँ पर मैं ls करता हूँ तो आपको यहाँ पर D4 मिल गया। अब मैं ls-l करता हूँ तो D4 देखो उसका डेट एंड टाइम पूरा नहीं रहा। लेकिन आपको डाउट फिर ना है सर ये तो पुराना फोल्डर है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अगर जब भी आप अगर मूव करते हो कुछ भी फाइल या फोल्डर, तो वो पुरानी सब डिटेल लेके मूव होता है, वो कुछ अपनी नई डिटेल नहीं बनाता। आपको कभी ऐसा नहीं दिखा भाई ये फोल्डर अभी यहाँ पर आया, आप ये पता नहीं कर सकते ये फोल्डर पहले यहाँ पर था या अभी आया, क्योंकि जब आप मूव करते हो तो वो पुरानी सब डिटेल वहां से उठा के यहाँ लेके आ जाता है। एंड जब आप कॉपी करते हो, कॉपी का मीनिंग क्या है, पुराना डेटा वहां पर तो रहा ये, एंड यहाँ पर अभी नया डेटा बनाया, उसका कॉपी अभी बनाया, इसलिए फर्क है। आ रहा है समझ में रितेश? यस सर। ये चीज आपने नोटिस की थी? अगर की है तो अच्छा है। नहीं सर, नहीं किया सर ये। विंडोज में किया है मैंने, लेकिन विंडोज में मैंने देखा है कि अपन कभी है ना हाँ कट करते हैं ना कोई फोल्डर को, तो उसका हाँ टाइम वही रहता है, सेम ओल्ड वाला। हाँ, विंडोज में किया है तो वो मैंने। चीज ध्यान रखना, कट वाला फंडा यहाँ पर वही है, मूव वाला फंडा, कि जब कभी आप मूव करते हाँ, हो मूव मतलब क्या वाला। पूरी बिल्डिंग उठा के ले गया, सब डेटा वैसे का वैसे। सब एंड डेटा कॉपी मतलब क्या, बराबर। बिल्डिंग नहीं बनाई और दूसरी जगह वो बिल्डिंग हाँ, अभी बनी, उस तरह से अभी बनी। ये दोनों
बराबर। ओके ओके ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। छोटा फंडा ये मूव कॉपी वाला फटा खत्म हो गया। ठीक है, एमवी दोनों के लिए एमवी तो सेम है। अगर आपने नोटिस किया तो फोल्डर भी एमवी से मूव हो जाता है। यहाँ पर मैंने फोल्डर मूव करने के लिए MV-R नहीं दबाया, देखो MV-D4 D1। तो फोल्डर जब मूव करना है तो मूव में क्या होता है, बैकग्राउंड में पूरा डेटा उठा के ले जाते हो, तो उसमें कोई फर्क नहीं करता भाई, जो कुछ भी उठा लो वहां पर रख दो, सिंपल। लेकिन जब कॉपी करना है तो फाइल के लिए फोल्डर के लिए थोड़ा फंडा अलग है। सिंपल फाइल कॉपी करने अब सीपी कमांड चला सकते हो। जब फोल्डर कॉपी करना है तो आपको पूरा पाथ इन सब बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए DSR यूज करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं रिमूव करने के बारे में। ये सब भी आपको नॉर्मली तो मालूम होगा, जस्ट फटाफट देख लेते। रिमूव, ठीक है, मैं पहले सीडी डॉट कर बाहर आ जाता हूँ डेस्कटॉप में, एंड यहाँ पर मैं पहले तो इसको क्लियर कर देता हूँ और LS करता हूँ। ये सब फाइल एंड फोल्डर आपको दिख रहा है। अब मान लो मुझे ये R1 नाम की फाइल को रिमूव करना है, तो सिंपल RM कमांड है और R1। तो अगर वो फाइल खाली नहीं होगी तो आपको पूछेगा इस तरह से कि भाई R1 एक रेगुलर फाइल है। रेगुलर फाइल मतलब यहाँ पर ये कहना चाहता है कि उसके अंदर कुछ डेटा है। हमने अभी देखा था, 1-2 लाइन लिखी हुई थी, 10 में कुछ 20 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर n लिखूंगा तो रिमूव नहीं करेगा, LS करो। R1 ऐसे ही है, क्योंकि जब आप गेट R1 करोगे तो आपको अंदर डेटा दिखेगा है, ठीक है। इसी तरह मैं गेट R3 करके देखता हूँ R3 के अंदर कुछ डेटा है कि नहीं, तो R3 के अंदर भी कुछ डेटा है, ठीक है। तो अगर मान लो कुछ फाइल भरी हुई है एंड मुझे उसको रिमूव करना है, तो जब मैं RM करूंगा एंड उस फाइल का नाम लिखूंगा तो मुझे पूछेगा, एंड मुझे यस करूंगा तो ही डिलीट करेगा, डायरेक्ट नहीं। लेकिन मान लो कि मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, अभी टच करके एक फाइल बना लेता हूँ, जैसे कि मान लो फाइल 2, जैसे फाइल 1 हमने बना लिया, फाइल 2 बनाता हूँ, LS करता हूँ, तो आपको इधर देखो फाइल 2 दिख रही है। एंड अगर उसको मैं डिलीट करना चाहूँ, आपने देखा अभी अभी हमने बनाया हुआ, उसके अंदर कुछ डेटा है नहीं। एंड अगर मैं सिंपल चलाऊंगा RM फाइल 2, तो देखो हाँ फिर भी पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या लिख रहा है, रिमूव रेगुलर एम्प्टी फाइल, ठीक है। जबकि यहाँ पर सिंपल क्या दिखा था, रिमूव रेगुलर फाइल। तो अगर ये आपको आ रहा है तो आप सिंपल अपना ध्यान डाइवर्ट मत कर लेना, भाई रेगुलर फाइल है जाने दो, ऐसा नहीं। ये सिंपल रेगुलर फाइल लिखा है, उसका मतलब कि उसके अंदर कुछ डेटा है, वरना आपको इस तरह लिखा होगा रिमूव एम्प्टी फाइल, एंड यस करो तो उठ जाएगी, वो डिलीट हो जाएगी, LS तो चली गई, ठीक है। इसी तरह फोल्डर की बात करते हैं। अब देखो D5 वाला फोल्डर के अंदर कुछ है कि नहीं देख लेते। CD करके मैं D5 में जाता हूँ, यहाँ पर LS करते हैं, तो फोल्डर खाली है, तो इसको भी मुझे रिमूव करने में कुछ दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अंदर बैठे बैठे नहीं होगा। यहाँ पर मान लो मैं करता हूँ RM और D5, तो सबसे पहले तो आपको एरर आएगी, भाई D5 यहाँ पर कुछ मिलेगा ही नहीं, तो ये खाली है। मैं CD करके बाहर आता हूँ एंड मैं यहाँ पर करता हूँ RM रिमूव D5, तो क्या बता रहा है, कैन नॉट रिमूव D5 इज अ डायरेक्टरी। आपने देखा खाली है, यहाँ पर भरे हुए की एरर नहीं है। मैं ओनली आपको यहाँ पर कमांड पढ़ाना नहीं चाहता भाई इससे रिमूव हो जाएगा, इससे डिलीट हो जाएगा, इससे बन जाएगा। मैं आपको हर एक कमांड का यूज, क्या क्या एरर आ सकती है और कैसे उसको समझना है, वो सब मैं आपको फंडा बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि ये एरर नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ है कि ये डायरेक्टली रिमूव नहीं होगी RM कमांड से। वहां पर सेम RM यस। डैश आपको R करना पड़ेगा और D5। तो देखो आपको पूछा भाई डायरेक्टली R5 रिमूव करनी, D5 रिमूव करनी है, तो यस, तो चली गई। और ये खाली थी इसलिए, वरना और भी एरर आती। जैसे आपको मालूम है ABC भरा हुआ है, ABC खाली नहीं है। मैं CD करके ABC में जाके देखता हूँ, अभी अपने बहुत कुछ बनाया, इसके अंदर डेटा है, एंड मैं बाहर आता हूँ वापस, एंड मैं सिंपल RM-R करता हूँ। सिंपल RM करूंगा तो अगेन मुझे सेम एरर कि RM डायरेक्टरी है, कमांड ही गलत है, रिमूव नहीं कर सकता। एंड RM-R करूंगा फिर ABC, तो क्या बता रहे, देखो एरर चेंज हो गई, वार्निंग समझ लो, जो भी समझ लो। यहाँ पर क्या रही थी, रिमूव डायरेक्टरी। जब मैंने RM-R D5 किया, क्या दिखा रहा था, रिमूव डायरेक्टरी। जबकि यहाँ पर क्या दिखा रहा है, RM-R ABC, तो क्या दिखा रहा है, डिसेंड इनटू डायरेक्टरी ABC, कि भाई ये डायरेक्टरी के अंदर कुछ डेटा है, आपको उसके अंदर जाना पड़ेगा। तो अगर मैं यस दूंगा तो एक्चुअली में ये डिलीट नहीं होगा, वो अंदर जाएगा। देखो अब उसके अंदर जाके दिखा रहा है कि भाई उसके अंदर एक फाइल 1 है जो रेगुलर फाइल है, रिमूव करनी है, यस, तो वो फाइल चली जाएगी। फिर उसके अंदर 1 2 3 नाम की डायरेक्ट रिमूव करनी है, तो क्या नहीं, वो नहीं करना है। फिर उसके अंदर फाइल R1 ABC R1 नाम की फाइल है, रिमूव करनी है, तो वो नहीं करना है। अब चूज करते, देखो ये सब बारी बारी आपको पूछेगा, पहले 1 2 3 के लिए पूछा, फिर फाइल 1 के लिए, फिर R1 R2 के लिए। अब R2 के लिए मान लो मुझे रिमूव करना है, यस, तो मैं बाहर आ गया, फिर से मैं LS करूंगा, मुझे ABC दिखेगा। एक्चुअल में ABC डिलीट हुआ ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो डेटा था उसको हमने पूछा, उसने पूछा लिनक्स ने,
और कुछ डिलीट करना था, कुछ नहीं करना था, तो अब मैं CD करके एबीसी में जाऊंगा एंड LS करूंगा, तो देखो 2 चीज बची, बाकी सब नहीं बचा। अब मान लो कि मुझे पूरा उड़ा देना है, मतलब कि मान लो कोई फोल्डर के अंदर तो 500,000 डायरेक्टरी हो, 500,000 या मान लो 100-200 अलग अलग फाइल्स पड़ी हो, तो मैं एक एक के लिए कितनी बार वाई वाई लिखूंगा, यस करूंगा, कितनी फाइल में चेक करूंगा। लेकिन मान लो मुझे मालूम है कि ये सब डेटा फिजूल का है, मुझे पूरा फोल्डर बाहर से उड़ा देना सब फाइल के साथ, तो सिंपल CD करके बाहर आ जाओ एंड यहाँ पर आप RM-R के साथ लिख दो F, रिमूव फोर्सफुली। RF का मतलब क्या, रिमूव फोर्सफुली, और फिर लिखो ABC, तो आपको कुछ भी पूछेगा नहीं, डायरेक्ट गायब। अब करो LS, तो देखो ABC पूरा चला गया, भरा हुआ था, आपने देखा यहाँ पर भरा हुआ था, फिर भी चला गया। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन, डाउट? नो सर। ओके, ठीक है, ये सब फंडा हमने देख लिया। RM-DIR, RM-R आपने देखा डायरेक्टरी के लिए। उसी तरह मैं CD करके D3 में चला जाता हूँ, LS करता हूँ तो D3 भी खाली है, तो वापस बाहर आके मैं इसको डिलीट करने की ट्राई करता हूँ। सिंपल RM-R से तो हम डिलीट कर सकते हैं, उसी तरह आप RM-DIR भी यूज कर सकते हो, रिमूव डायरेक्टरी कमांड। जैसे जैसे MK-DIR था तो मेक डायरेक्टरी, उसी तरह RM-DIR रिमूव डायरेक्टरी और D3 तो भी चला जाएगा। तो आपको पूछेगा नहीं भैया डायरेक्टरी है डिलीट करने की नहीं, क्योंकि डायरेक्टरी डिलीट करने का सिंपल कमांड है RM-DIR। ये 3 कमांड हमने देखे फटाफट अलग तरीके से, ठीक है। सिंपल RM, फिर हमने एक ये भी देखा RM-R, फिर हमने RM-DIR भी देखा और RM-RF, ये सब कमांड हमने देखे रिमूव करने के लिए, ठीक है। अब ये सब कमांड हमने देखे MV मूव करने, कॉपी करने की, तो यहाँ पर ये नोट है वो खास ध्यान रखनी है। एंड मेरे हर एक टॉपिक में अगर मैं कोई भी नोट बताता हूँ तो वो आपको खास ध्यान रखना, क्योंकि वो नोट क्या है, ट्राई एंड टेस्टेड किए हुए फॉर्मूला, अलग अलग बैकग्राउंड के फंडे जो आपको शायद बुक में ना भी मिले। आपने खुद एक्सपेरिमेंट किया होगा तो आपको मिल सकते हैं, लेकिन बुक के अंदर नॉर्मल टॉपिक होते हैं उसके अंदर नहीं होते। इफ डेस्टिनेशन डायरेक्टरी आर नॉट अवेलेबल इन MV कमांड देन इट रीनेम द डायरेक्टरी, ठीक है। मान लो आपने कुछ कमांड दिया इस तरह से, यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूँ MV, फिर मान लो जैसे कि ABC नाम का एक फोल्डर था और उसको मुझे D1 के अंदर कॉपी करना है, मूव करना है। अब मान लो D1 जो डेस्टिनेशन क्या लिखा है, इफ द डेस्टिनेशन डायरेक्टरी इज नॉट अवेलेबल। मान लो कि मैं जहां पर हूँ वहां पर कोई D1 नाम का फोल्डर ही नहीं था, तो क्या होगा, तो आपको एरर नहीं देगा, वो आपको एरर दिखाएगा या नहीं, और आपको लगेगा कमांड रन हो गया, और आप फिर ढूंढते हो D1 के अंदर कुछ ABC है कि नहीं, तो वहां पर वो क्या कर उसको रीनेम कर देता है। इफेक्ट देखने तब देख लो फटाफट, यहाँ पर LS करता हूँ, जैसे D1 D2 D3 दिख D1 D2 दिख रहा है। अब मान लो मैं ऐसा कमांड चलाता हूँ MV D1 जो है, ठीक है, वो D1 को मुझे ABC में मूव करना है, लेकिन यहाँ पर कोई ABC नाम का फोल्डर है नहीं है, ठीक है, लेकिन वो मुझे एरर नहीं देगा। देखो कमांड रन सक्सेसफुली विदाउट एनी एरर वार्निंग और नोटिफिकेशन, और मैं LS करूंगा तो देखो D1 गायब हो गया और ABC आ गया। तो इसने एक्चुअल में क्या किया, बैकग्राउंड में D1 का नाम ही ABC कर दिया। तो एक्चुअल में लिनक्स के अंदर रीनेम करने का कोई कमांड नहीं है, आपको किसी को रीनेम करना हो तो आप इस तरह रीनेम कर सकते हो, MV करके फोल्डर का नाम लिखो मूव करने के लिए, एंड फिर नए फोल्डर का नाम लिख दो, तो उस तरह वो रीनेम हो जाएगा। दूसरा नोट का ध्यान क्या है कि इन कमांड CP एंड MV, ये CP एंड MV जो भी कमांड है उसके अंदर जो लास्ट आर्ग्यूमेंट है वो हमेशा डायरेक्टरी होनी चाहिए। जैसे कि आप कुछ कॉपी कर रहे हो, ठीक है, अब मान लो कि मुझे ये G फाइल है, G फाइल, उस G फाइल को मुझे कॉपी करना है, तो मैं कहाँ पर कॉपी करूंगा, या तो D2 में या तो ABC में। वो क्या होगा, ऑलरेडी कोई फोल्डर का नाम होगा, या फिर मैं किसी दूसरे फोल्डर का नाम लिखूंगा। इन शॉर्ट मेरा कमांड कैसे होगा, CP फिर ये G फाइल एंड लास्ट में क्या, यहाँ पर तो कोई ना कोई डायरेक्टरी का नाम ही आएगा, यहाँ पर कभी फाइल का नाम नहीं आएगा। गलती से आप यहाँ पर फाइल का नाम मत लिख देना वरना दिक्कत होगी। जैसे कि आप CP करो G फाइल और मुझे उसको R3 में डालना है, तो क्या होगा, आपको बैकग्राउंड देखो पूछ क्या रहा है, R3 ओवरराइट हो जाएगा, एक्चुअल में R3 का डेटा चला जाएगा और ये G फाइल का डेटा R3 में चला जाएगा, तो दिक्कत होगी। CP या MV कमांड जब भी आप चलाते हो, मैं यहाँ पे Ctrl+C करके बाहर आ जाता हूँ फोर्सफुली, तो उसके अंदर जो लास्ट आर्ग्यूमेंट है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, डायरेक्टरी होनी चाहिए। MV में तो आपने देख लिया कि जो डायरेक्टरी नहीं थी तो क्या MV मूव ने क्या कर दिया, रीनेम कर दिया। फिर लास्ट फंडा, द कमांड RM-RF डजंट आस्क फॉर वेरिफिकेशन, ये भी हमने ऑलरेडी देख लिया, लेकिन ये नोट करके आपको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, क्या, विच फाइल विल डिलीट फ्रॉम पाथ। तो ये क्या करेगा कि आपके
पाथ आपने जो दिया उसके अंदर से कौन सी फाइल या क्या डिलीट हो रहा है आपको कुछ भी नहीं पूछेगा। इफ you want to delete each and every file and directory are deleted after confirmation, you want to use rm-ri। मतलब कि आपको अगर ऐसा करना है कि मैं जो कोई भी फाइल या फोल्डर को रिमूव करना चाहता हूँ लेकिन मुझे उसके अंदर कुछ पूछे कि भाई ये रिमूव करना है कि नहीं करना, ये रिमूव करना है कि नहीं करना, उस तरह पूछे, तो उसके लिए एक दूसरा ऑप्शन है rm-ri करो और आपको पूछता जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको देखो बता रहा हूँ, मैं cd करके abc में जा रहा हूँ तो उसके अंदर कुछ डेटा है नहीं है, बाहर आ जाता हूँ, D2 के अंदर कुछ डेटा देखता हूँ, CD D2, हाँ इसके अंदर डेटा है, ठीक है। मैं बाहर आता हूँ और मुझे डायरेक्ट क्या करना है, rm-rf करके फोर्सफुली रिमूव नहीं करना D2 डायरेक्ट, इससे तो क्या डायरेक्ट D2 उड़ जाएगा। मुझे ऐसा करना है, मुझे पूछना चाहिए कि भाई क्या क्या रिमूव कर रहा है, ठीक है। तो rm-r के साथ एक आई ऑप्शन लगा दो, तो आई ऑप्शन क्या करेगा, ये रिमूव फोर्सफुली जो कमांड है उसको इंटरप्ट कर रहा है। आई का मतलब इंटरप्ट करते करते आपको पूछता जाएगा क्या डिलीट करना है क्या नहीं करना है, एंड फिर लिखो आप D2। तो अगेन देखो डिसेंड इनटू डायरेक्टरी D2, यस उसके अंदर जाना है तो आपको अंदर से पूछता जाएगा। आपने अभी नॉर्मल देखा rm-r से भी यही हो रहा था, लेकिन उसका अकॉर्डिंग टू बुक और उसका एक्चुअल में जो ऑप्शन है वो rm-ri है। ये सब फंडा मैंने इसलिए नोट में रखा है, वरना दूसरे कमांड से भी हमने ऑलरेडी ये देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सिंपल ये चैप्टर 2 फिनिश होता है। टिल ना आपको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। कल से हम डायरेक्ट पढ़ेंगे विम फाइल, मतलब कि फाइल एडिटिंग, कि लिनक्स के अंदर जो कोई भी इंपोर्टेड फाइल है, जो कोई सेटिंग है, जैसे हमने पढ़ा यहाँ पर अलग अलग फोल्डर के बारे में, उस तरह कल हम लिनक्स के अलग अलग फाइल्स के बारे में जानेंगे कि कौन सी फाइल में क्या क्या चीज होती है और उसको हम एडिट करना सीखेंगे। अभी के लिए कुछ ओके डाउट है सर। तो आप पूछ सकते नहीं सर, अभी कोई डाउट नहीं हो। है। ओके डन, कल से ओके। रेगुलर टाइम है। आज एक्चुअली थोड़ा काम था, आपको बताया था ना कि स्टूडेंट का डाउट सोल्व कर रहा था हाँ। तो थोड़ा लेट हो गया। ओके, नो इश्यू सर।